हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ था कि हमारे ग्रेविटी डैम के अंदर कौन कौन से फोर्सेस जो हैं वो काम कर रहे हैं, उसके आगे का पोर्शन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि डिफरेंट फोर्सेस जब हमारे ग्रेविटी डैम पे काम करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ फेल्योर के भी चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि कुछ फोर्सेस हमने देखा था कि वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे और कुछ फोर्सेस जो हैं उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे या उसको हार्म करने की कोशिश करेंगे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उन्हीं के बेसिस पे हमें देखना है कि जो मोड्स ऑफ फेल्योर ऑफ ग्रेविटी डैम है वो कितने टाइप से हो सकते हैं। अगर मोड्स ऑफ फेल्योर की बात करें तो मोड्स का मतलब है कि जैसे कि अगर हम बात करें, एक अगर मैं मार्कर ले रहा हूं, इसको तोड़ना है तो इसको मैं बीच से तोड़ सकता हूं, ठीक है, या फिर इसको मैं हैमरिंग करूं तो ये पीस जाए, बिल्कुल पिस जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए, उस तरीके से भी तोड़ सकता हूं। तो अगर हम बात करें तो यहां पर भी डिफरेंट तरीके के फेल्योर, अगर मैं तोड़ के खींचता हूं टेंशन हो जाएगा, टेंशन फेल्योर, ठीक है। और यदि मैं अगर हम बात करें इसको हैमरिंग करके जोड़े तो कंप्रेसिव हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेसिव लोड के कारण हो जाएगा, क्रशिंग हो जाएगी, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ और भी यहां पर फिनोमिना हो सकते हैं, वो हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो जब हम मोड्स ऑफ फेल्योर की बात करते हैं, ठीक है, तो मोड्स ऑफ फेल्योर डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे ग्रेविटी डैम, इट मे फेल ड्यू टू different forces or loads working on it। डिफरेंट टाइप के जो फोर्सेस या लोड हैं जो हमारे ग्रेविटी डैम पर काम कर रहे हैं, उनके बेसिस पर हमने बात की हुई है कि हमारा डिफरेंट तरीके से फेल्योर हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो डिफरेंट तरीके से फेल्योर सबसे पहला हो सकता है ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग का मतलब क्या है? ओवरटर्निंग का मतलब है किसी एक पॉइंट के अबाउट पलट जाना। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर अगर हम एक बाइक या हमने एक कार ले ली, ठीक है, कार हमारी आगे की तरफ ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रही है, देखो यहां से देखें परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। अगर बाहर आ रही है तो हम देखते हैं कई बार कार, अगर हम इस तरीके से एक कर्व बना दें यहां पर, तो कार इस वाले पॉइंट्स पर आउटर व्हील की तरफ अगर हम बात करें कुछ मुड़ने की कोशिश करेगी और कार क्या होगी, पलट जाएगी एक साइड पे, या तो आउटर साइड पे या इनर साइड पे, डिपेंडिंग ऑन द फोर्सेस। जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके बेसिस पे हम बात करें, या तो इनर साइड पर या आउटर साइड पर यह पलट सकती है। तो आउटर साइड पे जो पलटना है उसको हम बोलते हैं ओवरटर्न। क्या बोलते हैं? ओवरटर्न। लाइक मैं अगर यहां खड़ा हूं और अपने लेफ्ट लेग के अबाउट जो भी हमारा मूवमेंट, किसी ने मेरे को यहां खींचने की कोशिश की और लेफ्ट लेग के अराउंड मैं ऐसे पलट जाता हूं, तो उसको बोलते हैं ओवरटर्निंग। तो डिफरेंट फोर्सेस जो यहां पर काम कर रहे हैं उनके कारण क्या फिनोमिना हो सकता है? ओवरटर्निंग का फिनोमिना हो सकता है। उनके कारण क्या हो सकता है? ओवरटर्निंग का फिनोमिना हो सकता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं दूसरा, तो दूसरा हम बात करते हैं स्लाइडिंग फेल्योर की। क्या हम बात करते हैं? स्लाइडिंग फेल्योर, और हम इसको शेयर फेल्योर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शेयर फेल्योर, शेयर फोर्स के कारण, ठीक है। सपोज ये मेरा यहां पर डैम स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर डैम स्ट्रक्चर है और डैम स्ट्रक्चर पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिए, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण क्या डैम स्ट्रक्चर मेरे इस हाथ पर खिसक गया या नहीं? ये खिसक गया। तो क्या हो रहा है? एक फोर्सेस लग रहे हैं पैरेलल टू द सरफेस, इस सरफेस के पैरेलली फोर्सेस लग रहे हैं, और जब इस सरफेस के पैरेलली फोर्स लगते हैं तो उनको बोलते हैं शेयर फोर्स। और इस शेयर फोर्स के कारण क्या होगा? स्लाइडिंग हो सकती है डैम स्ट्रक्चर की। और डैम स्ट्रक्चर यदि अपनी पोजीशन से स्लाइड हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पोजीशन से कोई भी स्ट्रक्चर स्लाइड होता है वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं रहेगा, और यदि ओरिजिनल शेप में नहीं रहा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशंस को हम बोलेंगे कि फेल्योर की कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है। तीसरा यदि हम बात करते हैं, तीसरा हम बात करते हैं कंप्रेसिव फेल्योर। कंप्रेसिव, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्रशिंग फेल्योर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्रशिंग फेल्योर या जो कंप्रेसिव फेल्योर है वो किस तरीके से होगा? डैम स्ट्रक्चर तो वर्टिकल है बेटा, डैम स्ट्रक्चर वर्टिकल है, बट क्या डैम का जो फाउंडेशन या बेस है, क्या सारे फोर्सेस इसी पे वर्क कर रहे हैं या नहीं? और यदि फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं ये डैम का बेस है, डैम के फोर्स पे बेस पे काम कर रहे हैं, तो क्या एक कंप्रेसिव लोडिंग हो रही है? और कंप्रेसिव लोडिंग होने के कारण क्या कंप्रेशन फेल्योर या क्रशिंग फेल्योर पॉसिबल है?
एज वेल अगर मान लीजिए रिजल्टेंट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी कुछ ऐसी स्ट्रेसेस आएंगी जो बेंडिंग करवाएंगी। अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट अगर ये है, मैंने बोला सीजी है इसका, और सीजी से ना होकर के यहां से पास हो रहा है, अगर यहां से पास हुआ तो इस वाले फ्लोर के जो ये फ्लोर है मेरा, इस फ्लोर को रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, बेंडिंग कराने की कोशिश करेंगे, तो बेंडिंग भी हो सकती है। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो दो तरीके के स्ट्रेसेस हम यहां पर काउंट करते हैं, एक हम डायरेक्ट स्ट्रेसेस देखेंगे, दूसरा हम बेंडिंग स्ट्रेसेस देखेंगे, और दोनों स्ट्रेसेस के बाद हम देखेंगे कि कंप्रेशन में किस तरीके से फेल्योर हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं चौथा, तो होता है टेंशन फेल्योर। क्या होता है? टेंशन फेल्योर। और टेंशन फेल्योर जो होता है ड्यू टू टेंशन क्रैक्स होता है, ड्यू टू टेंशन क्रैक्स होता है। किसके कारण होता है? ड्यू टू टेंशन क्रैक्स होता है। तो देखो अल्टीमेटली जो फेल्योर होगा वो किसमें होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, वो जनरली कॉम्प्रेसिव। अगर हम कॉम्प्रेसिव और टेंशन की बात करें तो आपने बोला सर टेंशन तो कंक्रीट लेता ही नहीं, तो जल्दी फेल हो जाना चाहिए। बट अगर हम अल्टीमेटली बात करें तो वो कॉम्प्रेसिव में। कैसे? अगर हम बात करते हैं बेस पर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं डैम के बेस पर, ये मैंने डैम का बेस कंसीडर किया, ये टॉप पॉइंट है और ये यहां पर हील पॉइंट है। तो अगर हम बात करें तो टेंशन क्रैक्स डेवलप होंगे, टेंशन क्रैक्स यहां पर डेवलप हुए, सपोज ये क्रैक्स डेवलप हुए, और ये जो क्रैक्स है, ये जो टेंशन क्रैक्स डेवलप हुआ है, ये टेंशन क्रैक्स क्या मुझे बताइएगा कंक्रीट का इफेक्टिव एरिया कम कर देगा? जैसे आरसीसी में आप स्ट्रक्चर में बात करते थे, जहां पर भी टेंशन क्रैक्स आ जाता था उतने पोर्शन को आप छोड़ देते हैं या नहीं? तो उसी तरीके का फिनोमिना यहां पर भी होगा। क्या होगा? जब ये टेंशन क्रैक्स डेवलप हुआ तो ये कंक्रीट का इफेक्टिव एरिया कम हो गया। अब ये टेंशन क्रैक थोड़ा सा और आगे बढ़ा, इफेक्टिव एरिया और कम, और टेंशन क्रैक इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फेल्योर किसमें होगा? कंप्रेसिव में होगा। किसमें होगा? क्रशिंग फेल्योर। अल्टीमेटली क्रशिंग फेल्योर होता है। बट जो ये क्रैक्स डेवलप हुए जो टेंशन के कारण होते हैं, क्रैक्स किसके कारण डेवलप हुए? टेंशन के कारण डेवलप हुए, इसलिए इस फेल्योर को नाम दिया गया है टेंशन फेल्योर, और जो जनरली टेंशन क्रैक्स के कारण होता है, इनिशिएटेड बाय टेंशन क्रैक्स। टेंशन क्रैक्स ही इसको क्या करते हैं? इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्लियर है बात? तो ये चीजें हमें यहां पर ध्यान रखनी है। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जो भी है नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कीजिएगा। अब हम एक एक करके यहां पर इन फेल्योर्स की बात करेंगे और इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो भी हमें ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरटर्निंग की। चलिए ओवरटर्निंग की बात करते हैं, तो पहले हेडिंग डालिएगा फेल्योर ड्यू टू ओवरटर्निंग। फेल्योर ड्यू टू ओवर टर्निंग। ठीक है, अब ओवरटर्निंग में दो तरीके के फोर्स जनरली काउंट करने पड़ेंगे हमें। एक हमें करना पड़ेगा सारे वर्टिकल फोर्सेस और एक हमें करना पड़ेंगे सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, जनरली जो ओवरटर्निंग है तो ओवरटर्निंग कहां कंसीडर की जाएगी? ओवरटर्निंग अराउंड टो पॉइंट। टो पॉइंट के अराउंड हमें ओवरटर्निंग देखना है, टो पॉइंट के अराउंड हमें ओवरटर्निंग को चेक करना है। तो ये जो पॉइंट है ये कहा जाता है हील पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है टो पॉइंट। ठीक है, टो पॉइंट। अब देखिएगा हमने जब डिफरेंट तरीके के फोर्सेस की बात की हुई थी तो क्या कुछ फोर्स मेरे वर्टिकल फोर्सेस थे या नहीं, और दूसरी यदि मैं बात करूं तो कुछ फोर्सेस मेरे कैसे थे? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थे। तो ये यहां पर ध्यान ये देना है कि जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल हैं और जो फोर्सेस वर्टिकल हैं उन सभी को हमें केयरफुली आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हम बात करें सेल्फ वेट ऑफ डैम, क्या वो वर्टिकल फोर्सेस था? एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक, वो भी हमारा वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल इनर्शिया फोर्स जनरेट कर रहा था या नहीं? या तो वो अप साइड में लगेगा या डाउन साइड में लगेगा, कहीं एक लगेगा। ठीक है, क्या हम बात करें वाटर फोर्सेस, क्या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस था? सिल्ट प्रेशर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस था? क्या वेव प्रेशर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस था? तो अगर हम देखें तो डिफरेंट तरीके के फोर्सेस यहां पर हमें मिलने वाले हैं, और उन फोर्सेस में हमें क्या मिलेंगे? कुछ वर्टिकल फोर्सेस मिलेंगे और कुछ मिलेंगे हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले
क्या ये वर्टिकल फोर्सेस आपका सीजी ऑफ डैम से पास होगा? सीजी ऑफ डैम, यहां मैंने सीजी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सीजी ऑफ डैम। क्या सीजी ऑफ डैम से पास होगा? यस और नो? क्या मैंने डायग्राम सही बनाया? तो ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि सीजी ऑफ डैम से पास होगा। क्यों? क्योंकि अगर सर एक फोर्सेस होता तो वो तो सीजी ऑफ डैम से पास हो जाता, ठीक है। लेकिन सर यहां पर डिफरेंट फोर्सेस हैं। जैसे हम बात करें सर कि यहां पर W1 फोर्सेस है और एक यहां पर W2 फोर्सेस है, और अगर मैं टो पॉइंट से इसकी डिस्टेंस देखना चाहूं, टो पॉइंट से अगर मैं टोटल विड्थ बोल देता हूं B है इसका, तो ये जो CG पॉइंट है क्या ये B/2 पर होगा या नहीं? बिल्कुल होगा B/2 पर, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा W1 और W2 मिलकर के CG ऑफ डैम से पास हो रहा है। हां, इनका रिजल्टेंट जरूर CG से पास होगा। इनका रिजल्टेंट जो होगा वो जरूर कहां से पास होगा? अगर W टोटल वेट ऑफ डैम बोले वो जरूर CG से पास होना चाहिए। जो रिजल्टेंट है वो किसका रिजल्टेंट है? W1 एंड W2 का। बट W2 यहां से X2 डिस्टेंस पर होगा और W1 टो पॉइंट से X1 डिस्टेंस पर होगा या नहीं? तो यदि CG निकालना है तो हमें वहां से फोर्सेस निकालना होगा। अब दूसरी चीज में बात करता हूं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरी में बात करता हूं, क्या यहां पर आपके पास एक और फोर्स आ रहा था, इनर्शिया फोर्स ड्यू टू अर्थक्वेक, वर्टिकल एक्सेलरेशन के कारण। तो वर्टिकल इनर्शिया फोर्स, सपोज मैंने वर्टिकल इनर्शिया फोर्स यहां दे दिया, इनर्शिया फोर्स कौन सा? वर्टिकल वाला, और इसकी यहां से डिस्टेंस x3 दे दी, तो बताओ क्या ये W और FIB इन दोनों को ही रिजल्टेंट CG पे लगाया जाएगा? मे भी पॉसिबिलिटी है और मे भी नहीं है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि 100% CG से ही पास होने वाले फोर्सेस हैं ये सारे। ये कभी भी नहीं बोलिएगा कि जो वर्टिकल फोर्सेस हैं सारे के सारे CG पे लग रहे हैं। ये हमेशा सर्टेन कंडीशंस नहीं है हमेशा के लिए, बट हां हम बात कर सकते हैं कि CG पर काम कर रहे होंगे मे बी, ठीक है। नॉट 100% ट्रू, 99% भी मैं बोल सकता हूं ट्रू है, क्योंकि अर्थक्वेक फोर्स बहुत रेयरली लेता है। तो इसलिए मैंने जो पहली लाइन लिखी थी, डिपेंडिंग ऑन द लोड एंड फोर्सेस, हम उसके बेसिस पर मोड्स ऑफ फेल्योर निकालेंगे। अब मुझे ये बात तो आपको समझ में आ गई, पहले ये बताइएगा यस और नो, ठीक है, कि 100% नहीं है कि हमेशा CG से पास होगा, कभी CG से पास हो सकता है, कभी CG से पास नहीं भी होगा। लेकिन अगर केवल वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स मैं बोलता नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, केवल वर्टिकल फोर्स हुए तो CG से पास हो सकते थे, केवल वर्टिकल फोर्स। बट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी यहां पर काउंट किए जा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप डैम का वेट लेंगे उस समय पानी आप अपस्ट्रीम लेवल पे भरा हुआ है, तो हमेशा वाटर फोर्स तो मेजर फोर्स है, वो तो आने ही वाला है। अब दूसरी चीज ये आती है, सर ये समेशन ऑफ H और समेशन ऑफ V क्यों लिखा है? बेटा समेशन ऑफ H का मतलब है सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका समेशन, और समेशन V का मतलब है सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। कौन से वर्टिकल फोर्सेस? दुनिया में हान में जो भी वर्टिकल फोर्सेस है वो नहीं, वो वर्टिकल फोर्सेस जो हमारे ग्रेविटी डैम पर कार्यरत हैं, जो ग्रेविटी डैम पर कार्य कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम समेशन H की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्या जरूरी है क्या समेशन H इसी तरीके से निकालोगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो समेशन H निकालना है तो हम बात कर रहे थे वाटर प्रेशर तो H/3 पे लग रहा था टोटल हाइट का, जबकि सिल्ट प्रेशर स्मॉल h/3 पे लग रहा था। तो अगर हम रिजल्टेंट देखना चाहें इन दोनों का, तो क्या रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं यहां पर काम कर रहा होगा इनका रिजल्टेंट? तो जरूरी नहीं है कि डैम स्ट्रक्चर से ही निकाल के लाएं, हम किसी भी तरीके से हमें रिजल्टेंट अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं यहां पर अलग अलग कंडीशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है देखो ऐसा, और आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, वहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स खोजना पड़ेगा आपको। अब ये फोर्सेस निकालने कैसे हैं सर, कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करते हैं, जब भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं यहां पर सीरियल नंबर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे फोर्सेस। फोर्सेस के बाद उन फोर्सेस की कैलकुलेशन, फोर्सेस का नाम लिखना है और फोर्सेस का नेचर लिखिएगा। नेचर का मतलब है या तो आप हॉरिजॉन्टल लिखेंगे या आप वर्टिकल लिखेंगे, या फिर फोर्सेस के बगल में ही उसका नेचर भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल।
तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ रहे हैं, ऐसा किया आपने, ये कंडीशन हुई, या नेचर आप वैल्यू जो है फोर्सेस यहां पर नाम दीजिएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो यहां पर नेचर यहां पर हॉरिजॉन्टल बना दीजिएगा और यहां पर वर्टिकल बना दीजिएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल है उसकी एंट्री हॉरिजॉन्टल में कीजिएगा, जो वर्टिकल है उसकी एंट्री वर्टिकल में कीजिएगा, और इन द लास्ट आप यहां पर इन सभी का समेशन करके समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालेंगे और इन सभी का समेशन करके समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन है समेशन बी और समेशन एच को निकालने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई? यस और नो? बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है। तो इस समेशन एच, बट क्या होता है जब हम ओवरटर्निंग की बात कर रहे हैं तो हमें मूवमेंट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? मूवमेंट कैलकुलेशन। तो अब देखिएगा यहां पर टो पॉइंट के अबाउट समेशन एच का मूवमेंट क्या यहां आएगा, और अगर हम बात करें समेशन बी की तो समेशन बी का जो मूवमेंट आएगा वो कुछ यहां से ऐसा आएगा, यानी तो समेशन वी जो है, समेशन एच जो है वो मूवमेंट क्या करने की कोशिश कर रहा है? पलटाने की कोशिश कर रहा है, ओवरटर्न कराने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बोला जाएगा ओवरटर्निंग मूवमेंट, एमओ। जबकि जो वेट है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। ये यहां पलटाने की कोशिश कर रहा है और ये उसको उसी की पोजीशन में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर इसको क्या बोला जाएगा? एम आर रेजिस्टिंग मूवमेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके के मूवमेंट हमें यहां पर मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है एमओ, जिसको हम बोलते हैं ओवरटर्निंग मूवमेंट अराउंड टो पॉइंट के अराउंड ओवरटर्निंग मूवमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एम आर की तो एम आर क्या बोलता है? एम आर बोलते हैं एम आर, तो हम यहां पर बात कर रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, तो अगर हम बात कर रहे थे यहां पर तो एम आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिंग मूवमेंट बोला जाता है, रेजिस्टिंग मूवमेंट। और रेजिस्टिंग मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट? एट द रेट ऑफ टो पॉइंट। टो पॉइंट के अबाउट हम यहां पर रेजिस्टिंग मूवमेंट भी निकाल रहे हैं। अब देखिएगा, अगर आप देखें तो समेशन ऑफ वर्टिकल जो है उनका सीजी आपको नहीं पता होगा, उसका सीजी या तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? यहां से अगर हम बात करें तो ये हम वैल्यू बोल देते हैं x1, और यहां से बात करें तो ये हम बोल देते हैं y1 सपोज। तो कैसे निकालोगे? अगर मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी पर डिफरेंट फोर्सेस काम कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए यहां पर W1 काम कर रहा है और यहां पर W2 काम कर रहा है। तो यहां कर इसका अगर सीधी निकालना है, हमने बोला कि एक वर्टिकल फोर्स समेशन ऑफ वर्टिकल काम कर रहा है, तो W2 के लिए हम x2 वैल्यू लिखेंगे यहां से, और W1 के लिए कितना लिखोगे आप? x1 वैल्यू लिखोगे। तो W के समेशन B के लिए कितना लिखोगे? x लिखोगे या नहीं? तो हम बात करेंगे टो पॉइंट के अबाउट जो इन दोनों फोर्सेस का मूवमेंट है, वही समेशन V के द्वारा टो पॉइंट के अबाउट मूवमेंट मिलना चाहिए। तो अगर हम x की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? W1 x1 प्लस W2 इंटू x2 अपॉन W1 प्लस W2। x बार निकाल लोगे। इसी तरीके से y बार का फॉर्मूला लगाना होगा तो y बार इज इक्वल टू कितना होगा? अगर y बार निकालना होगा तो W1 y1 प्लस W2 y2 अपॉन W1 प्लस W2। तो x हम निकालेंगे, x बार और y बार 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 निकालना पड़ेगा। तो मैं ये प्रेफर करूंगा आपको जब कैलकुलेशन करेंगे तो x बार और y बार निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, जो आपने टेबल बनाई हुई थी, ठीक है, हर एक के लिए, तो हमने बात किया था सीरियल नंबर, हमने बात किया हुआ था फोर्सेस, और फोर्सेस के बाद उनके नेचर के बेसिस पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोला था या नहीं, और उसी के साथ में हम उनके क्या निकाल लेंगे? उनके x बार निकाल लेंगे या उनके y बार निकाल लेंगे। मतलब टो पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि टो पॉइंट से कितनी दूरी पर वो फोर्स लग रहा है। तो ये जो x बार एंड y बार आप काउंट करेंगे वो कहां से करेंगे? टो पॉइंट से। अब टो पॉइंट से वर्टिकल डायरेक्शन में या टो पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काउंट करेंगे, और उसके बाद यहां पर लिखेंगे रेजिस्टिंग मूवमेंट और यहां पर लिखेंगे ओवरटर्निंग मूवमेंट, ठीक है। तो ओवरटर्निंग एंड रेजिस्टिंग, तो जो भी फोर्स आपका ओवरटर्निंग हुआ वहां वो काउंट कीजिएगा, और जो भी आपका रेजिस्टिंग हुआ वो यहां काउंट कीजिएगा। तो रेजिस्टिंग मूवमेंट का समेशन ऑफ ओवरटर्निंग मूवमेंट और समेशन ऑफ रेजिस्टिंग मूवमेंट आप यहां पर निकाल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आसानी से। तो ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है, क्योंकि डिफरेंट फोर्सेस के सीजी आपको पता होंगे और उसके बेसिस पे आप यहां पर आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये फॉर्मेट ज्यादा बेटर है।
वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको क्या h और x बार तो काउंट करने ही पड़ेंगे, v और y बार तो काउंट करने ही पड़ेंगे, ये तो काउंट करने ही पड़ेंगे, पहले मेथड में भी अभी भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर फोर्सेस कम है ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं सर, तो आप बताइएगा कि हम ओवरटर्निंग में अगर सेफ्टी चाहिए है तो बताइएगा रजिस्टिंग मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए या ओवरटर्निंग मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं रजिस्टिंग मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए, और यहां पर हम बात कर रहे हैं ओवरटर्निंग मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो हम बात करेंगे सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। फॉर सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग के अगेंस्ट अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारा रजिस्टिंग मूवमेंट शुड बी ग्रेटर देन ओवरटर्निंग मूवमेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सेफ्टी के लिए रजिस्टिंग मूवमेंट हमेशा ओवरटर्निंग मूवमेंट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो मुझे बताइएगा, क्या अगर मैं बोल दूं रजिस्टिंग मूवमेंट और ओवरटर्निंग मूवमेंट दोनों बराबर कर दिए गए हैं, रजिस्टिंग मूवमेंट एंड ओवरटर्निंग मूवमेंट दोनों बराबर कर दिए गए हैं, अगर दोनों बराबर कर दिए गए हैं तब भी बस क्रिटिकल कंडीशन आ गई है, बट सेफ तो है, डैम स्ट्रक्चर में फेल्योर नहीं हुआ है, क्रिटिकल कंडीशन आ गई है कि भैया अब ओवरटर्निंग थोड़ा सा भी बढ़ा, 0.1 भी बढ़ा या किसी भी तरीके से थोड़ा सा बढ़ा तो रजिस्टिंग मूवमेंट कम हो जाएगा और वो फेल्योर हो जाएगी। तो अगर फेल्योर की कंडीशन बोली जा रही है तो हम बोलेंगे रजिस्टिंग मूवमेंट शुड लेस देन ओवरटर्निंग मूवमेंट, तभी फेल्योर होगा, अदरवाइज हमारा डैम स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो यहां क्वेश्चंस बड़ा अजीब सा आता है, वहां ऑप्शंस लिखे होते हैं एम आर ग्रेटर देन एमओ और एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू एमओ, तो दोनों आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज। क्या पूछ रहा है कि डैम स्ट्रक्चर इज सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग, देन एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू एमओ। एम आर स्ट्रक्चर इज ओनली सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग, क्या बोला गया, ओनली सेफ। तो एम आर जब इक्वल टू एम हो जाएगा तब तो वो क्या हो जाएगा, एम आर इक्वल टू एम हो जाने पे क्या हो जाएगा, तब तो क्रिटिकल हो जाएगा। ओनली सेफ बोला है तो ओनली सेफ के लिए क्या होना चाहिए, एम आर हमेशा एमओ से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर लैंग्वेज क्रूशियल हो जाती है, लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें यहां पर ध्यान देने, सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, उसके लिए एम आर रजिस्टिंग मूवमेंट हमेशा ओवरटर्निंग मूवमेंट से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो रजिस्टिंग एंड ओवरटर्निंग मूवमेंट, इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें समेशन ऑफ एम आर अपॉन समेशन ऑफ एमओ, जो ये है समेशन ऑफ एम आर और समेशन ऑफ एमओ, ये क्या डिफाइन होते हैं, ये डिफाइन होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या डिफाइन होता है, एम आर, समेशन एम आर अपॉन एमओ। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये दे देता है कई बार कि एक यहां पर ये रजिस्टिंग 3-4 रजिस्टिंग मूवमेंट दे देगा, आपको बोलेगा 2-3 रजिस्टिंग मूवमेंट ये लग रहे हैं, ओवरटर्निंग के मूवमेंट ये लग रहे हैं, तो बताइए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा। ध्यान रखिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है समेशन ऑफ एम आर अपॉन समेशन ऑफ एमओ, ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर ओवरटर्निंग में सेफ करना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग चाहिए है तो समेशन एम आर अपॉन समेशन एमओ, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, इसकी वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर क्रिटिकल कंडीशन है, मुझे बताइए क्रिटिकल कंडीशन है तो क्या ये वैल्यू एक के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल एक के बराबर हो जाएगी। और उस कंडीशन में भी क्या रहेगा, सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग, क्या रहेगा, सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग। तो हम लिखेंगे सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ओवरटर्निंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग हम निकालना चाहते हैं उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू या तो एक के बराबर होना चाहिए या एक से ज्यादा होना चाहिए। और अगर क्रिटिकल कंडीशन की बात की तो कितना होना चाहिए, एक से ज्यादा। बट जनरली डिजाइन कंसीडरेशन के लिए जो हमारा समेशन एम आर अपॉन समेशन एमओ की वैल्यू ली जाती है
वो 1.5 कंसीडर की जाती है। कितनी? 1.5। और जनरली वेरीज बिटवीन 2 to 3, 2 से लेकर 3 के बीच में वेरी करते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, अगर हम डिजाइनिंग कंसीडरेशन को देखें तो डिजाइनिंग कंसीडरेशन से कितना लिया जाता है? डिजाइनिंग कंसीडरेशन से हमेशा 1.5 कंसीडर किया जाता है। कितना कंसीडर किया जाता है? 1.5 कंसीडर किया जाता है। और अगर पूछे जनरली वैल्यू कहां से कहां तक वेरीज कर सकती है, तो जो वैल्यूज वेरी कर सकती है वो हमारा वैल्यूज कर सकती है, वैल्यू जो वेरीज कर सकती है वो 2 से 3 के बीच में। अब समेशन एम आर और समेशन एमओ क्या है ये भी लिख लीजिएगा। अगर समेशन एम आर की बात करें तो ये कहलाता है सम ऑफ ऑल रजिस्टिंग मूवमेंट अराउंड टो या अबाउट टो। और समेशन एमओ क्या है? सम ऑफ ऑल ओवरटर्निंग मूवमेंट अबाउट टो। 2 पॉइंट के अबाउट जितने भी ओवरटर्निंग मूवमेंट हैं उन सभी का समेशन एमओ कहा जाता है। अगर कभी पूछे कि डिजाइनिंग कंसीडरेशन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग किससे कम नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा डिजाइनिंग कंडीशन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग के लिए डिजाइनिंग कंसीडरेशन के लिए कभी भी 1.5 से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हमें यहां पर ध्यान रखना है, ये कंडीशंस हमें यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर है ये बातें सभी को? आई होप कि इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक ऑब्जेक्टिव और पूछा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, फॉर द सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। For the safety against overturning, which of the following is correct? Resultant force FR, अगर हम बात करें तो यहां पर मैं एक रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं, ये जो है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। सपोज FR मैंने बोल दिया, ठीक है, सपोज ये रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स शुड ऑलवेज पास within dam body, within dam body। ठीक है, FR should always pass outside dam body, outside dam body। ठीक है, FR may pass from inside or outside dam body, from inside or outside dam body, and it does not affect the stability or none of the above, none of the above। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स है, अगर ओवरटर्निंग में सेव करना है तो रिजल्टेंट फोर्स कहां से पास होना चाहिए? विद इन द डैम बॉडी, आउटसाइड द डैम बॉडी। यदि मैं बात करता हूं यहां पर FR कहीं से भी पास हो सकता है, इनसाइड से और आउटसाइड से, और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा डैम स्ट्रक्चर है और यहां से अगर FR पास हो रहा है तो इसको बोला जाता है FR रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट किस किस का? वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर एक फोर्सेस है, यहां पर ये फोर्सेस है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहां पर निकल करके आएगा या नहीं? लाइक ये 3 किलो न्यूटन है, ये 4 किलो न्यूटन है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये 5 किलो न्यूटन निकल करके आ जाएगा या नहीं? किसी भी तरीके से निकालो, सपोज ये 5 किलो न्यूटन निकले तो इसका एंगल आप यहां पर चेक करना, ये थीटा एंगल। ठीक है, और एक फोर्सेस और ले लेना, यहां पर ले लेना 8 किलो न्यूटन और यहां पर ले लेना 3 किलो न्यूटन। ठीक है, ये 8 किलो न्यूटन ले लेना और ये कितना ले लेना? 3 किलो न्यूटन ले लीजिएगा। और फिर कोशिश करना यहां पर कुछ ना कुछ फोर्स निकल के आएगा, FR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। और फिर ये एंगल चेक करना, θ1 एंड θ2। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो θ2 एंगल विल बी ग्रेटर देन θ1 एंगल, मतलब जो फोर्स ज्यादा होगा रिजल्टेंट उसी की साइड शिफ्ट हो जाएगा या नहीं? सिंपल तरीका देखते हैं, मेरे को एक कोई फोर्स यहां 1 किलो न्यूटन से खींच रहा है, 1 किलो न्यूटन, मैं अपनी जगह पर रहूंगा। इसने 2 किलो न्यूटन खींचा तो रिजल्टेंट क्या, इस साइड पे मैं खिंच जाऊंगा, मतलब रिजल्टेंट मेरे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है।
और अगर मैंने ये बोला ये 3 किलो न्यूटन कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 किलो न्यूटन और ये 2 किलो न्यूटन कर दिया है, तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये कंडीशंस होती हैं हमारी जनरली। तो हम बात करते हैं रिजल्टेंट हमेशा कहां, हम बात कर रहे हैं रीस्टोरिंग है, कौन सा रीस्टोरिंग है हमारा, वर्टिकल वाला। तो रिजल्टेंट हमेशा वर्टिकल के पास से पास होना चाहिए या नहीं, और वर्टिकल के पास से पास हो जाए तो विद इन द डैम बॉडी पास होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग चाहिए है, तो जो समेशन H और समेशन V का रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा विद इन द डैम बॉडी पास होना चाहिए। और अगर हमेशा विद इन द डैम बॉडी पास हो रहा है तो कभी भी ओवरटर्निंग की सिचुएशन आने के चांसेस बहुत ही कम है, 1% से भी कम हो जाते हैं, 1% से भी कम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन 1% से भी कम हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि फोर्सेस का समेशन कुछ ऐसा हो कि उनका रिजल्टेंट जो है वो समेशन V के पास रहे, मतलब विद इन द डैम बॉडी पास हो। तो ये स्टेटमेंट है, सीधा सीधा आप लिख लीजिएगा, फॉर सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, फॉर सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग resultant force, resultant of what, summation V and summation H, resultant should pass inside the dam body, resultant should pass inside the dam body। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेल्योर की। फेल्योर दूसरा पैरामीटर पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा ओवरटर्निंग कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा पैरामीटर की बात करते हैं। तो फेल्योर ड्यू टू स्लाइडिंग। अगर स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं तो स्लाइड कहां पर होगा, सरफेस पर। और अगर सरफेस पर स्लाइड हुआ तो समझिएगा बात को, फिनोमेना समझिएगा क्या है। ये हमारा डैम स्ट्रक्चर है, ठीक है। डैम स्ट्रक्चर में क्या हुआ, स्लाइडिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थे और ये क्या थे हमारे, वर्टिकल फोर्सेस थे। अब बताइएगा, जब स्लाइडिंग हो रहा है, देखिएगा यहां पर इसको मैं स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्या वर्टिकल फोर्स का कोई काम है यहां पर, हाँ या ना, देखते हैं। ठीक है, अगर स्लाइड हो रहा है और इसको इसकी पोजीशन में रखना है, मतलब ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, इन दोनों के बीच कुछ फ्रिक्शन काम कर रहा होगा या नहीं, कुछ बॉन्ड बना होगा, फ्रिक्शन। अगर थोड़ा सा फोर्स दिया, नहीं दिया, तो मतलब बॉन्ड अच्छा है, और अगर थोड़ा सा फोर्स दिया और ये स्लाइड हो गया तो डैम अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया है, मतलब फेल्योर की कंडीशन आ गई है। और अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में बॉन्ड है तो नहीं होगा, मतलब अगर आगे की तरफ खिसक रहे हैं तो पीछे की तरफ रोकने के लिए एक रेजिस्टिंग फोर्स होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर एक फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं Fr इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स अगेंस्ट स्लाइडिंग, अगेंस्ट स्लाइडिंग। स्लाइडिंग के अगेंस्ट एक रेजिस्टिंग फोर्स मिल रहा होता है, और ये रेजिस्टिंग फोर्स किस किस के बीच में मिल रहा होता है, डैम के बेस और जिस सॉइल पर या जिस सब ग्रेड पर या जिस फाउंडेशन पर हमने डैम को बनाया है, तो डैम के फाउंडेशन और सॉइल के बीच मिलने वाला फ्रिक्शन है ये सॉरी, किसके के बीच, डैम के बेस और इसके बीच में मिलने वाला फ्रिक्शन है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स, इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स वर्क्स बिटवीन डैम बेस एंड अर्थ on which it is resting, on which it is resting, जिस पर ये रेस्ट कर रहा होता है। तो उस कंडीशंस को हम बात कर रहे हैं, ये वो फ्रिक्शन फोर्स है। और देखिएगा, जब भी हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, एक सरफेस है, इस पर हमने बोल दिया है एक ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज इस ब्लॉक पर जो वेट है वो W नीचे की ओर काम कर रहा है, इसका वेट जो है वो कहां कर रहा है, W नीचे की ओर काम कर रहा है। और इन दोनों सरफेस के बीच में जो रफनेस कॉफिशिएंट है वो म्यू है, या फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू है। तो बताइएगा, क्या अगर हम फ्रिक्शन फोर्स निकालना चाहें तो फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैं बात करूं यहां से मैं लगा रहा हूं एक F फोर्स लगा रहा हूं, ये F फोर्स इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन सपोज लगा दिया,
इसको खींचने के लिए। तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा, और फ्रिक्शन कहां काम करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर। तो ये रेजिस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, और इस रेजिस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ आर इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, एन, और एन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इक्विलिब्रियम लगा दीजिएगा। तो एन इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू निकल के आ जाएगा या नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, म्यू इनटू डब्ल्यू निकल करके आएगा या नहीं। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर डैम के बेस के बीच, डैम के बेस और जिस बॉटम पर वो रेस्ट कर रहा है उसके बीच में कुछ म्यू फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकल करके आएगा या नहीं। सपोज ये यहां पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकल के आएगा, और वो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो निकल करके आएगा वही हमारी एफ आर की वैल्यू। तो ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यहां पे लगा है, तो ध्यान रखिएगा अगर हमें ये कैलकुलेशन भी करनी है तो समीशन बी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि समीशन बी ही क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शंस देगा। समीशन बी ही क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हम एफ आर की वैल्यू लिखना चाहें तो म्यू इनटू समीशन बी लिख सकते हैं। एफ आर की वैल्यू कितनी होगी, रेजिस्टिंग फोर्स की, म्यू इनटू समीशन बी। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू हो गई, और रेजिस्टिंग फोर्स किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। ठीक है, अब पहला तो फेल्यूर ड्यू टू स्लाइडिंग बोल रहे हैं। स्लाइडिंग हुई किसके कारण, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा स्लाइडिंग ऑफ डैम, स्लाइडिंग ऑफ डैम टेक प्लेस ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण हमारे क्या हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है। और सेफ्टी के लिए रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स है बिटवीन द डैम बेस एंड द अर्थ ऑन विच इट इज रेस्टिंग, वो मटेरियल जिसके ऊपर ये रेस्ट कर रहा है। ठीक है, लास्ट वाले में हमने क्या समीशन एच निकालना देखा था, समीशन बी निकालना देखा था। तो हम बात करेंगे इनके बीच में फ्रिक्शंस होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम और भी प्रोविजन कर सकते हैं, लाइक कि जो डैम का नीचे का स्ट्रक्चर है वहां शेयर की, जैसे हम रिटेनिंग वॉल पढ़ते हैं तो वहां पर क्या बना देते हैं, शेयर की प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये शेयर की प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है इस ग्राउंड के अंदर सेटल हो गया या नहीं, और आसानी से स्लाइड नहीं हो पाएगा, तो शेयर की प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर जब हम फाउंडेशन बनाते हैं तो फाउंडेशन को स्टेप्ड फॉर्म में बनाते हैं, इस तरीके से ये स्टेप फॉर्म में बना दिया, और जब हमने ये स्टेप फॉर्म में बना दिया तो ये भी एक तरीके से यहां पर स्टेबल हो गया या नहीं। तो स्टेप्ड फाउंडेशन भी हम बना सकते हैं, या फिर हम वहां पर शेयर की प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी हमारे प्रोविजन हो सकते हैं जिससे हमारे डैम की स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो कंडीशन हम बात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, फॉर सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के अगेंस्ट सेफ्टी आपको चाहिए है, तो आपका जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से होना चाहिए या नहीं। तो हम यहां पर इस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को नाम दे रहे हैं स्लाइडिंग फोर्सेस। क्या बोल रहे हैं, स्लाइडिंग फोर्सेस। तो अगर हम बात करें जो रेजिस्टिंग फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स दैट शुड बी ग्रेटर देन स्लाइडिंग फोर्स, स्लाइडिंग फोर्स से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब एक बात समझना और चीज, क्या तुम जब बोल रहे हो कि रेजिस्टिंग फोर्स स्लाइडिंग फोर्स से बड़ा होना चाहिए, तो क्या ये बोल सकते हो जब दोनों बराबर हैं तब भी सेफ रहेगा, सेफ रहेगा, क्रिटिकल कंडीशन आएगी बट क्या रहेगा, सेफ। तो हम लिखेंगे एफ आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ एच, इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, यहां से क्वेश्चन। और ऐसा भी देख सकते हैं, म्यू इनटू समेशन वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ एच होना चाहिए। ये कंडीशन हमारी एग्जिस्ट होना चाहिए। मुझे बताइएगा इतनी चीजें क्लियर हैं क्या। स्लाइडिंग में हम सेव कर रहे हैं अपने डैम स्ट्रक्चर को, उस कंडीशंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने ये कंडीशंस बात की, तो हम यहां पर थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या कंडीशन होने वाली है। तो मुझे बताइएगा जो ये पैरामीटर मैं यहां पर बोल रहा हूं, क्या ये भी एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन करेगा या नहीं। तो हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, अगेंस्ट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। वो कैसे डिफाइन होता है? वो डिफाइन होता है समेशन ऑफ म्यू इंटू समेशन ऑफ वी अपॉन समेशन ऑफ एच। ये हमारा क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। स्लाइडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी म्यू समेशन भी या समेशन है, या ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ या एफ आर अपॉन समेशन ऑफ एच भी लिखा जा सकता है। इस कंडीशंस को भी आपको ध्यान रखना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग आपको दे देगा। अब क्वेश्चन आता है सर म्यू क्या है? म्यू होता है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। म्यू क्या होता है? फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इसको कहा जाता है, लेकिन इस फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू कई बार आपसे पूछी गई है, तो ध्यान रखना इस फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू डैम के केस में 0.65 से लेकर के 0.75 तक वेरी कर रही होती है। कितना वेरी करती है? 0.65 से लेकर के 0.75 तक ये वैल्यू आपकी वेरी कर रही होती है। तो ये कंडीशंस हमें यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बात? 0.65 से लेकर के 0.675 तक वेरी कर रहे होते। अगेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग जो होगा डैम की सेफ्टी के लिए, क्या एक से बड़ा या एक के बराबर होना चाहिए या नहीं? तो अगर हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग की, तो वो वैल्यू हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी FSS अगेंस्ट स्लाइडिंग। FSS भी बोला जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, उसको FSS भी बोला जाता है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है? क्या होना चाहिए किसी भी कंडीशन में? अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है हमारा? म्यू टाइम्स ऑफ समेशन V अपॉन समेशन H, और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्रिटिकल कंडीशन के लिए 1, बाकी टाइम हमारी 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस यहां पर पूछ ली जाती हैं कि इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 होना चाहिए। 1 से ज्यादा होगी तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है? तो हमने ये बात यहां पर की कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग हमारा कितना होगा? म्यू टाइम्स ऑफ समेशन V अपॉन समेशन H। जहां पर समेशन V क्या है? सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, और समेशन H क्या है आपका? सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या स्लाइडिंग फोर्सेस हम बोला जाता है, ठीक है? अब अगर हमें और भी प्रिकॉशंस लेना है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? और हम बात कर सकते हैं स्लाइडिंग द डैम स्ट्रक्चर कैन बी मेड सेफ। नोट करके लिख लीजिएगा, एक काम कीजिए, ठीक है? नोट करके, द डैम स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी मेड सेफ against sliding by providing shear की और stepped footing या stepped फाउंडेशन। इस तरीके से भी इसको सेव किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ये सारी चीजें पूछता है, कई बार नहीं पूछता है, ठीक है? तो इसके अलावा क्या पूछता है? शेयर फ्रिक्शन फैक्टर पूछा जाता है आपसे कि शेयर फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे यहां पर शेयर फ्रिक्शन फैक्टर की। वो क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखिएगा, जब आप यहां पर इस डैम को बना रहे हैं तो इस नीचे वाले फाउंडेशन पर और जो डैम स्ट्रक्चर है, सपोज यहां मैं बात कर रहा हूं, ये जो नीचे वाला फाउंडेशन है डैम, इन दोनों के बीच में यहां पर क्या बॉन्ड होगा या नहीं? एक बॉन्ड बनेगा, और जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कीजिएगा, इतना अच्छा बॉन्ड बनाइएगा कि आपस में ये स्लाइड ना हो। फेविक्विक का जोड़ हमने बना दिया है, क्या? फेविक्विक का जोड़ बना दिया। अगर फेविक्विक का जोड़ बना दिया है, ये आपस में स्लाइड नहीं होगा, तो क्या नीचे से जो स्लाइडिंग है वो कुछ ना कुछ नीचे बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रही है या नहीं? इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रही है या नहीं? अगर ये बॉन्ड अच्छा हुआ तो आसानी से हिलेगा नहीं, और अगर बॉन्ड अच्छा नहीं हुआ तो ये आसानी से मूव कर जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड होता है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ या शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ या शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, तो जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात करेंगे तो हम जनरली हाई
ग्रेविटी डैम में बात करेंगे। हाई ग्रेविटी डैम का मतलब जिनकी हाइट ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत मार्क करके लिखिए, 5 से 10 स्टार दे देना, आराम से कई बार पूछा गया है, ठीक है। इफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और इसी को ही क्या बोलते हैं, और इसी को ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज कंसीडर्ड देन अगर हम बात करते हैं देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग कैसे दी जाती है, वो दी जाती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। देखो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात की गई है वो ये वाला जॉइंट नहीं है जो बेस में है। जॉइंट का मतलब जब हम हाई ग्रेविटी डैम बनाएंगे तो बीच बीच में इस तरीके के जॉइंट्स आएंगे, ये आएंगे, ये जॉइंट्स हैं, ये क्या है, ये जॉइंट्स हैं। तो जब हम जॉइंट्स की बात करेंगे तो बीच में जॉइंट्स आएंगे, इनकी भी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। पता चला ऊपर वाले पोर्शन में फोर्स लगा, ऊपर वाला आधा पोर्शन बह के आगे निकल गया तो वो दिक्कत हो जाएगी या नहीं। तो ऐसे नहीं करना है कि इन जॉइंट्स को भी कंसीडर करना है। तो हम बात करेंगे उस कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग जो डिफाइन होता है वो क्या था, वो हमारा इतना तो आपको पता है, म्यू इंटू समेशन बी अपॉन समेशन ऑफ एच, इतना तो आपको पता है। इसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगा, क्या, रजिस्टिंग फोर्स में बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्लूड हो जाएगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर मैंने क्यू बोल दिया तो स्ट्रेंथ बोला है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यू, क्या इस स्ट्रेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा या नहीं। और ये जो है वो बी है, और हमने क्या किया, 1 मीटर लेंथ कंसीडर कर ली, क्योंकि हमने सारे एनालिसिस 1 मीटर लेंथ कंसीडर करके। तो हम बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इनटू एरिया, बी इंटू 1। तो ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग कंसीडर किया जाएगा किस केस में, जब हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिया गया है। तो अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं जनरली कंसीडर्ड फॉर हाई डैम्स, जो भी हाई डैम्स हैं उन्हीं के लिए हम ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं जनरली, और जनरली बाकियों के लिए नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है इसी को, इट इज नोन एज शेयर फ्रिक्शन फैक्टर, इट इज नोन एज शेयर फ्रिक्शन फैक्टर, SFF। तो अब वो क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है कि भैया बॉन्ड, अगर आप बोल रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग मत निकालिएगा, वो आपसे क्या बोलता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग मत निकालिएगा, वो आपसे क्या बोलेगा, शेयर फ्रिक्शन फैक्टर निकालिएगा। और जैसे ही शेयर फ्रिक्शन फैक्टर नाम आ गया वैसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसीडर करना होगा या नहीं। तो अगर हम बात करें यहां पर जो बी है वो क्या है, विड्थ एट बेस ऑफ डैम, या फिर अब जैसे आपने जॉइंट की बात की है, किसकी बात की है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स, ये बात की है या नहीं, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स की भी बात की है, और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की भी बात की है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तो जनरली नीचे कंसीडर किया जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ अलग अलग जॉइंट्स पे अलग अलग हो सकता है। तो अगर हम विड्थ एट द बेस की बात करें तो हम बात कर सकते हैं, और विड्थ ऑफ जॉइंट भी बोला जा सकता है, विड्थ ऑफ जॉइंट्स भी बोला जाता है। तो अलग अलग तरीके से नोटेशंस दिए गए हैं वहां पर, तो अलग अलग नोटेशंस हमें यहां पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहां पर ध्यान देना है, क्लियर। चलिए, तो यहां पर इस तरीके से हमें यहां पर ध्यान रखना है दोनों चीजों के बारे में। अब हम आगे की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज शेयर फ्रिक्शन फैक्टर, SFF। तो आपसे कई बार क्वेश्चंस में दिया होगा कि क्यू को कई नामों से जाना जा सकता है, ठीक है। तो क्यू को क्या बोलते हैं वो ध्यान दीजिएगा, वो लिखिएगा। क्यू जो कहा जाता है वो कहा जाता है एवरेज कोहेशन, एवरेज कोहेशन भी बोला जाता है इसको, एवरेज कोहेशन और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, या फिर आपको बोला जाता है इसको
बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स भी इसको बोला जाता है, या सिंपली बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल दिया जाता है, क्योंकि नीचे बॉन्ड बनाने के काम आ रहा है इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। और ये बात मैं बोल रहा हूं, इसको कम से कम 10 स्टार दे देना, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। शेयर फ्रिक्शन फैक्टर पूछा जाता है और आप लिख के आते हो म्यू इंटू समेशन बी अपॉन समेशन एच, बट वो नहीं होता है। तो जब भी हम डैम की डिजाइनिंग करते हैं तो ये सारे पैरामीटर हम एनालिसिस करेंगे, डिजाइनिंग स्टेप जब मैं बताऊंगा तो ये सारे पैरामीटर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 2 मोड ऑफ फेल्योर हम बात करेंगे। कॉम्प्रेसिव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और टेंसाइल से कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं, वो डायरेक्टली हम उनको पढ़ेंगे और उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, या आपके कुछ भी सजेशंस हो रिगार्डिंग द फ्रंट साइज या रिगार्डिंग द विजिबिलिटी, ऑडियो या किसी भी तरीके का सजेशंस हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिएगा, सारी अपडेट्स वहाँ मिलती रहेंगी। साथ ही साथ जो सक्सेस प्राइड एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर भी हम जल्दी ही डेली क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग सक्सेस प्राइड एप्लीकेशंस को भी गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कीजिएगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।